तो भाई लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं बिलाल और सलमान को एयरपोर्ट पिक करने गया था। बिलाल और सलमान जैसे कि आपको पता है जॉनसन कार्टे पे जॉब सीकर वीज़ा पर जर्मनी आए हैं। हमने उस वीडियो में भी काफ़ी डिटेल्स शेयर की थी जितनी पॉसिबल हो सकें कि किस तरह से आप जर्मनी में आ सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा पे जॉनसन कार्टे पे। लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई एक डिटेल्ड वीडियो इस पर बना दें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, वेबसाइट्स दिखा करके किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, किस तरह ब्लॉग अकाउंट खुलवाना है, जर्मनी में आने के बाद क्या करना है। तो बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के, तो सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो डिटेल्ड इसमें बना दें। अच्छा, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने से लेकर के जर्मनी आने के बाद क्या क्या काम करने हैं आपने जब जॉब सीकर वीज़ा पर जर्मनी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो बिलाल भाई का शुक्रिया कि बिलाल भाई ने दोबारा टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अब ऐसा है कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम एक सिनेरियो बना देते हैं कि एक बंदा है जो कि पाकिस्तान में, अब उसने जॉनसन कार्टे के लिए अप्लाई करना है जॉब सीकर वीज़ा के लिए। तो सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट, पहले तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि भाई क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, क्या वो एलिजिबल है इस जॉनसन कार्टे पे आने के लिए, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जर्मनी में जॉनसन कार्टे पे आने के लिए? अच्छा, ऑफिशियली बात करें तो हमारे पास एक्सपीरियंस की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास किसी भी रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री अलबत्ता हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्री लाजमी होनी चाहिए या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा वगैरह जो भी है। हुँ, लेकिन अगर हम दो ऑप्शंस की बात करें कि अगर आपके पास डिग्री है, फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान की डिग्री है और या किसी भी कंट्री की अदर देन द जर्मनी अगर बात करें, तो आप सबसे पहले उसको चेक करें कि क्या वो अनाबिन पे रिकग्नाइज है या हुँ। नहीं। तो पहला केस ये है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है पाकिस्तान से, वो बैचलर्स हो सकता है या मास्टर्स हो सकता है। अभी हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है पाकिस्तान से, तो फिर आप किस तरह से आ सकते हैं। अभी हम पहला केस यूनिवर्सिटी की डिग्री वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? यानी हुँ, यहाँ पे फुली रिकॉग्नाइज है या पार्शियली भी रिकॉग्नाइज हुँ, है या नहीं। लेट्स से कि फुली रिकॉग्नाइज है, यानी आपकी यूनिवर्सिटी, हुँ, आप और आपकी डिग्री, हुँ, आपकी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही आनी चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और हो, हुँ, क्योंकि ऐसे केसेस कराची काउंसलर में रिपोर्ट हुए थे हुँ, कि लोगों की डिग्रीज रिकॉग्नाइज थी इन द हुँ, सेंस कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में थी हुँ, और उनकी यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज थी, लेकिन जो डिग्री उनके पास थी वो अंडर द यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी हुँ, उनकी, तो हुँ, वो फिर उनको जैप के लिए कहा गया था। हुँ, तो इन केस अगर आपकी फुली रिकॉग्नाइज है तो फिर तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं। हुँ, पहली तो ये रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन हुँ, दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास प्रूफ ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे हुँ, वो जर्मन ए वन हो, हुँ। चाहे वो आइल्स एटलीस्ट बी टू हो। हुँ। तो यहाँ तक बिलाल भाई ने हमें ये बताया कि जर्मनी आने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स कोई भी एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर तो आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो अनाबिन पर मौजूद है। अभी अनाबिन क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपके सामने ये एक वेबसाइट है अनाबिन, इस पर गए, इस पर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बैचलर या मास्टर की डिग्री की है, आप यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। अगर तो यूनिवर्सिटी आपके इस अनाबिन डेटाबेस में मौजूद है, तो दूसरी बात आपने क्या करनी है, आपने जो डिग्री ली है इस यूनिवर्सिटी से, वो भी आपने देखनी है कि क्या ये डिग्री भी मौजूद है या नहीं। जैसे कि मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी थी, पाकिस्तान कराची कैंपस है बहरिया यूनिवर्सिटी, लेकिन क्योंकि वो एफ़िलिएटेड है इस्लामाबाद कैंपस से, तो अनाबिन पे हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ही शो हो रही होती है। हमारी डिग्री जो होती है वो भी इस्लामाबाद से ही आती है। तो देखें, ये मेरी डिग्री यहाँ पे शो हो रही है, बहरिया यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ ये हमारी यूनिवर्सिटी भी शो हो रही है। तो मेरी यूनिवर्सिटी भी है अनाबिन डेटाबेस पे और मेरी डिग्री भी है अनाबिन के डेटाबेस पे। इसका मतलब है मैं रिक्वायरमेंट मीट करता हूँ एटलीस्ट क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो अनाबिन डेटाबेस से वेरिफ़ाइड है या अनाबिन डेटाबेस में मौजूद है। अच्छा, अब बिलाल भाई, यूनिवर्सिटी की डिग्री मैंने की हुई है, अनाबिन डेटाबेस पे भी मौजूद है, तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तो मैं रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब अगर मेरी डिग्री जो है यहाँ पे अनाबिन के डेटाबेस पे मौजूद नहीं होती, तो फिर मुझे क्या करना था? तो फिर आपको बेसिकली जैप करवाना है। जैप एक प्रोसेस है जो यहाँ पे आप डिग्रीज भेजते हैं, हसीब ने भी कई वीडियोस में बताया है अपने। हुँ, तो वो जैप करवाने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगता है एटलीस्ट। मैंने जो सुना हुँ, है कि 3-3 महीने में लोगों की इक्विवेलेंसी आ रही है हुँ, आजकल पाकिस्तान से, अगर हुँ। मैं बात करूँ। तो बिलाल भाई ने जैसे बताया कि अगर तो अनाबिन डेटाबेस पर आपकी डिग्री मौजूद नहीं है या यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, कोई एक चीज़ भी अगर नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर आपको फिर ज़ैब से वेरिफ़िकेशन करानी पड़ेगी। तो ज़ैब से वेरिफ़िकेशन किस तरह करवानी है? ये वेबसाइट है ज़ैब की,
इस वेबसाइट पे आपने जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑफ कोर्स वो सारा जो प्रोसेस होता है अकाउंट बना करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, और फिर इसके 200 यूरो 208 यूरो प्रोबेबली इसकी फ़ीस है, ये आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन, तो क्या होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जर्मन इदारा है ये ज़ैप का, ये आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा। अब और अगर वो रिकॉग्नाइज़ करता है, बोलता है कि हाँ आपने जो क्वालिफ़िकेशन ली है जर्मनी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो आपको ज़ैप की वेरिफिकेशन भेज देंगे एक। तो इसका मतलब है आप फिर भी सेम पोजीशन पर हैं कि एक बंदे का अनाबिन डेटाबेस में डिग्री और यूनिवर्सिटी मौजूद है, और एक बंदे की नहीं है लेकिन उसने ज़ैब से वेरिफिकेशन करवा ली है, तो नाउ यू आर ऑन द सेम पेज। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप पूरी है आपकी, ठीक है? तो अब आप जॉनसन कार्टे पे अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अच्छा, ये होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी तक हम केस 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ अब और लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट है? लैंग्वेज की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। आइल्स या फिर टॉफल B2 होना चाहिए, हुँ, या जर्मन हुँ, A1 होना चाहिए हुँ। आपके पास। तो तो बेसिकली दूसरी रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की हमने बात कर दी, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट हो, या तो आपने जर्मन A1 कर लिया, या तो आपने आइल्स या टॉफल इनमें से कुछ कर लिया, ठीक है? तो आपके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है। अब इसमें बैंड्स, आइल्स में बेशक आप मिनिमम 6 भी ले लें, 5.5 भी ले लें, इसमें कोई मसला नहीं है, और आइल्स जनरल या एकेडमिक दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे और आपने एकेडमिक आइल्स किया हुआ है, तो वो भी चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक करें या जनरल, कोई भी किया हुआ है तो वो चल जाएगा, ठीक है? ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी अच्छा, होगी। इसमें एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान से रिगार्डलेस जो है ना, हुँ, वो आपने लैंग्वेज करनी है, क्योंकि ऑप्शन 1 में जो हमारे पास, जो अभी हमने केस 1 डिस्कस किया था कि अगर आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज़ होते हैं, हुँ, तो डिग्री आपकी अगर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज़, फुली रिकॉग्नाइज़ है, तो हुँ, आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं हुँ, होती, वो ख़त्म हो जाती है। हुँ, लेकिन वो पाकिस्तान से अभी बात करें तो कॉन्सुलेट और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है हुँ, कि आपने लैंग्वेज करनी ही करनी हुँ, है। तो लैंग्वेज लाज़मी करें। इस हुँ, केस में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि हुँ, करें, ना करें, हुँ। तो बेसिकली तो लैंग्वेज लाज़मी आइल्स करें। या टॉफल जो है वो आपने करना ही करना है, ठीक है? ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात हो गई, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई, केस 1 में ही हैं हम हुँ, हुँ। अभी। इसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ब्लॉक अकाउंट हुँ, हमारे पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, हुँ, या फिर स्पॉन्सर होना चाहिए। हुँ, और तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन इसमें ये भी है कि हमारे पास पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो ऐसा कोई केस सुना नहीं कि वो हुँ, एक्सेप्ट कर रहे हो, या किसी ने इवन अप्लाई भी किया हो और हुँ, वो एक्सेप्टेंस आई हो। हुँ, तो अभी 2 सिनेरियोज़ मेरी नज़र में, मुझे हुँ। पर्सनली भी, मैं लोगों को जानता हूँ जो स्पॉन्सर पे आए हैं, और मैं खुद ब्लॉक अकाउंट पे आया हूँ। अच्छा, तो ब्लॉक अकाउंट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम स्पॉन्सर वाले। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या होता है, हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर से थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि कोई अगर पहली दफ़ा देख रहा है मेरी वीडियो तो। ब्लॉक अकाउंट ये होता है कि एक श्योरिटी है, आप अपना जर्मनी में एक अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसे आप जमा करवाते हैं। तकरीबन अब 13,000 यूरो के करीब है। 1 साल की रकम आपने जर्मनी में अपने अकाउंट में डलवानी होती है, और जब आप जर्मनी में आ जाते हैं तो हर महीने आपको वो पैसे 1,000 यूरो के करीब करके वापस मिल जाते हैं। तो ये जो भी 13,000 यूरो के करीब आप जमा करवाएँगे, ये सारे पैसे आपको 1 साल के अंदर वापस मिल जाएँगे। ये जमा क्यों करवाने होते हैं? बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट को एक श्योरिटी चाहिए होती है कि आप 1 साल के लिए जर्मनी आ रहे हैं, तो आपके पास इतने पैसे, इनफ फंड्स होने चाहिए कि आप अपना 1 साल, जो अगर आपकी जॉब नहीं लगती, तो आपके पास ऑलरेडी पैसे इतने होने चाहिए कि आप अपने यहाँ पे सस्टेन कर लें, अपना खर्चा जो भी है वो खुद उठा सकें। कि फिर जर्मन गवर्नमेंट को ये टेंशन ना हो कि एक बंदा आ गया है जर्मनी में, अब उसके पास ना रहने के पैसे हैं और ना खाने-पीने के पैसे हैं, तो वो ये इस टेंशन से बचने के लिए वो कहते हैं कि अपने पैसे भाई पूरे 1 साल के जमा करवा के आएँ पहले। तो अगर आप इस स्टेप पे हैं, आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोरेकल से अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाएँ। बहुत ही आसानी से खुल जाता है कोरेकल से अपना ब्लॉक अकाउंट। अच्छा, जो-जो स्टेप्स आपको लेने हैं कोरेकल से अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हुए, वो आपको स्टेप्स यहाँ पे सारे मेंशन कर दूँगा। आपने कोरेकल की वेबसाइट पे जाना है, आपने आराम से अपना अकाउंट ओपन करवाना है, फिर उसमें पैसे जमा करवाने हैं, और आराम से आप अपना ये जो ब्लॉक अकाउंट है, जॉनसन कार्टे के लिए भी, स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी आप कोरेकल में खुलवा सकते हैं आराम से। और अगर आप ये मेरा लिंक यूज़ करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, तो अब 3 रिक्वायरमेंट्स हमने देखी कि एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, अनाबिन या ज़ैब, दूसरा ये कि लैंग्वेज, और तीसरा ये कि ये फंड्स जो हैं, ब्लॉक अकाउंट। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं केस 1 के लिए, जिस बंदे ने यूनिवर्सिटी डिग्री की हुई है। बिल्कुल, मेन यही 3 रिक्वायरमेंट्स हैं या इसके अलावा कोई और भी है? बस ये मेन 3 ये है। मेन 3 रिक्वायरमेंट है। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स आप मीट करते हैं, तो आप जर्मनी में जॉनसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं केस 2 की, कि ऐसा बंदा जिसके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है पाकिस्तान में, उसने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? पहली चीज़ तो ये कि फिर वो डायरेक्टली जर्मनी में इस तरह जॉनसन कार्टे पे नहीं आएगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे और वो पॉइंट सिस्टम में जाएगा। अब पॉइंट सिस्टम क्या है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मेन चीज़ ये है कि अब एक बंदे के पास वोकेशनल ट्रेनिंग है,
तो उसको ज़ैब करवाना पड़ेगा बिल्कुल ऐसा ही और है। उसके अलावा और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स? अच्छा, ज़ैप ज़ैप के साथ-साथ उसको एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है वो कवर करने पड़ेंगे, और जो अभी हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि हुँ, ये एटलीस्ट 6 पॉइंट ये हुँ, चार्ट है, इसकी हुँ, बेस पे हुँ, आपके पास 6 पॉइंट्स आने चाहिए। हुँ। तो ये देख के तो ये चार्ट जो है स्क्रीन पे इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोग अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकें। बस इस कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। अगर तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री है और आपने अनाबिन या ज़ैब वाला प्रोसेस किया हुआ है, तो फिर आपको इस पॉइंट सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, आप डिप्लोमा या वोकेशनल ट्रेनिंग आपने की है, तो फिर आप ये पॉइंट सिस्टम में जाएँगे और आपको मिनिमम 6 पॉइंट हासिल करने हैं और हर चीज़ के अलग पॉइंट हैं, इसमें लैंग्वेज के अलग पॉइंट्स हैं, ज़ैप के अटेस्टेशन के अलग पॉइंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के अलग पॉइंट्स हैं। ये सारा स्क्रीन पे जो आ रहा है इसको आप गौर से देख सकते हैं और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 6 पॉइंट्स आपके बनते हैं तो यू आर देन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर चांस इन कार्टे। तो भाई ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर ली। होपफुली आप दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे होगे। अब ठीक है, रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, हम एलिजिबल हैं। अब हमने क्या करना है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है जर्मनी में आने के लिए, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करना शुरू करें, कोई थोड़ी-सी गाइडलाइन दें? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स गैदरिंग की के हवाले से बात करते हैं। हुँ, अगर मैं सबसे पहले डिग्रीज़ की बात करूँ तो एचईसी की अटेस्टेशन हुँ, पाकिस्तान से बहुत होनी चाहिए। हुँ, लाज़मी है। उस पे टाइम लगता है थोड़ा-सा, अक्सर लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, महीने-महीने बाद की मिलती, क्योंकि वहाँ पे भी अर्जेंसी में भी अगर हुँ, करवाएँगे तो भी हुँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो हुँ, वो अटेस्ट वाला काम पहले सॉर्ट कर लें। हुँ, दूसरा ये है कि अक्सर हमारे पास इंटर के सर्टिफ़िकेट्स नहीं होते, क्योंकि हमने कभी ज़हमत ही नहीं की होती हुँ, निकलवाने की, ना हमें नीड पड़ती है। हुँ, तो वो निकलवा लें, क्योंकि हुँ, उसमें भी एक दिन ज़ाया होता है हुँ, एटलीस्ट हुँ। आपका। तो इंटर का सर्टिफ़िकेट हो गया। मैट्रिक, इंटर, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा वगैरह ये जो हुँ, भी हैं, ये सारे आपके पास होने चाहिए और जो लेटेस्ट डिग्री है, जैसे बैचलर्स या मास्टर्स है, वो एचईसी से वेरीफ़ाई होनी चाहिए। काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि यार मैट्रिक या इंटर के मेरे आईबीसीसी से या इंटर बोर्ड से नहीं है वेरीफ़ाई, तो क्या मैं वो भी करवाऊँ? तो उनको वेरीफ़ाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ आपके पास होने चाहिए और जो लेटेस्ट डिग्री है, बैचलर्स या मास्टर्स जो भी है, जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एचईसी से रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो आपका डिप्लोमा है, वो भी रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। अच्छा, अब ये डिग्रीज़ रिकॉग्निशन हो गई। इसके अलावा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट गैदरिंग में किया जाए? अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट में ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट रेफ़रेंस लेटर निकलवा लें। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे पुराना एक्सपीरियंस है और आपने एक्सपीरियंस लेटर नहीं निकलवाया, हुँ। अक्सर लोग नहीं अच्छा, ये निकलवाते। बड़े मज़े का इसमें होता हाँ, है कि अब मैं एक कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और मैं उस कंपनी को नहीं बताना चाह रहा कि भई मैं चांसन घाटे पे शॉर्ट होने लगा हूँ, ठीक है? हुँ, तो अब वहाँ से मैं एक्सपीरियंस लेटर नहीं निकालना चाह हुँ, रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ उसी कंपनी हुँ। में। तो इस सूरत में क्या किया जाए? अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं आप कि कंपनी से रेफ़रेंस लेटर लेना होता है, करंट कंपनी से आपको, हुँ, या एम्प्लॉयमेंट रेफ़रेंस लेटर जिसे बेसिकली हम हुँ, बोलते हैं। हुँ, तो वो एचआर जस्ट आपको बना के दे देती है। एक जेनेरिक सा होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा होल्डिंग दिस सीएनआईसी हमारे हाँ, पास यहाँ पे हाँ, काम कर रहा है। इस हाँ। ये आपको बहुत जगह पे नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी निकलवा रहे हैं, घर के लिए, बैंक के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको नीड किस होती है। हाँ, बहुत सी चीज़ों तो के ये लिए नीड होती जेनेरिक होता है, आपको एक्सप्लिसिटली बताने की नीड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कन्फर्मेशन लेटर समथिंग कन्फर्मेशन करके कि लेटर वो बिल्कुल। कि भई ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा है और इस डेट से लेकर अभी तक काम कर रहा है, वो एक लेटर होता है, वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन समथिंग लेटर होता है, तो वो आप निकलवा सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये कि एक्सपीरियंस लेटर फॉर एग्ज़ाम्पल पुरानी कंपनी में ज जहाँ से रिज़ाइन कर दिया, अक्सर लोग नहीं निकलवाते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस लेटर नहीं निकलवाए हुए, तो हुँ, वो पहले निकलवा लें। ऐसी हुँ, सारी चीज़ें, क्योंकि हुँ, आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट कन्फर्म करनी है, जो-जो आप सीवी में लिख रहे हैं या जो-जो जितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हुँ। क्योंकि वीज़ा इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अगर वो ना भी पूछे तो आपकी फ़ाइल जब आगे जाएगी, हो सकता है कि वो जर्मनी से ऑब्जेक्शन आ जाए उस एक्सपीरियंस पे। लेटर सारे लगाएँ आप जितने भी आपके हैं, तो अपने एक्सपीरियंस लेटर सारे लगाने। अब अगर कोई नहीं एक्सपीरियंस लेटर लेना चाहता तो प्रोबेबली ये चीज़ काम करेगी जो मैंने किया था। मैंने अपनी कंपनी को तब नहीं बताया था जब मैं अप्लाई कर रहा था स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो मैंने अपनी सैलरी स्लिप्स लगा दी थी साथ। वो तो आपके पास होती है ना, हर महीने आ रही होती हैं सैलरी स्लिप्स। तो लास्ट 2-3 सैलरी स्लिप्स साथ लगा दें या पहली लगा दें और आखिरी लगा दें, 2-3 इस तरह करके लगा दें। और जब वीज़ा ऑफ़िसर के पास अगर जाते हैं और वो अगर माँगता है कि यार नहीं एक्सपीरियंस लेटर मुझे चाहिए, तो फिर आप क्या है उस वक़्त जब आपका प्रोसेस इतना हो ही गया है, तो फिर तो आप अपने एम्प्लॉयर से ले ही सकते हो एक्सपीरियंस लेटर। तो एप्लीकेशन पुट करने के लिए अगर आप नई एक्सपीरियंस लेटर लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये अपने जॉब्स ये सैलरी स्लिप्स जो हैं, ये आप साथ लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि वही एक्सपीरियंस लेटर और एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस के अलावा, जैसे अभी आपने सैलरी स्लिप बोला, इसके अलावा टैक्स सर्टिफिकेट्स हो गए हुँ, आपके। टैक्स सर्टिफिकेट हर साल आपको मिलते हैं, जो हमारा फिस्कल ईयर एंड होता है, हुँ, बहुत सारी कंपनीज देती हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारी देती होंगी, हुँ, मेरी कंपनी देती थी। हुँ। तो वो लगा सकते हैं, जिससे आप ये मेक श्योर कर देंगे कि मैं इस जगह काम करता आपने बस था। किसी भी लेटर में कुछ भी आपने ऐसे करके बस ये प्रूफ़ करना है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो वीज़ा ऑफ़िसर को पता चल सके कि आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये हो गया और डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या पासपोर्ट बनवाना है भाई बेसिक सी चीज़ है, पासपोर्ट तो टाइम से बनवा लीजिएगा, ये मेरे ख़्याल से
कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही बेसिक होती हैं, वो बंदा भूल जाता है ना कि यार ये भी बताना है। जो पासपोर्ट सबसे पहले बनवा लीजिएगा अपना, और ज़्यादा सफ़ों वाला बना लीजिएगा भाई, 10 साल वाला बनवा लीजिएगा, बार-बार ये टेंशन ना हो आपको। ये चीज़, और इसके अलावा इसके अलावा सीवी हो गई, सीवी। कवर लेटर हुँ, ऑप्शनल है, हुँ, जॉब स्ट्रेटेजी हो गई। हुँ, जॉब स्ट्रेटेजी में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपने जहाँ-जहाँ अप्लाई किया है, हुँ, उसके स्क्रीनशॉट्स लगा दें। हुँ, दूसरा ये है कि स्टेप स्टोन पे जाके एवरेज सैलरी निकाल लें हुँ, और अपनी नंबर ऑफ जॉब्स निकाल लें कितनी है। फॉर एग्जांपल हुँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर की हुँ, आपने लिखा हो 5 शहरों का एक क्यूमुलेटिव निकाल लिया हुँ, कि ये एवरेज सैलरी है हुँ, और ये जो है इतनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं। हुँ। मैंने यही अटैच मतलब किया आपको था। पता होना चाहिए, ये एक ये है कि आपको थोड़ा-सा एक वीज़ा ऑफ़िसर को ये भी आइडिया हो कि यार ये अवेयर है कि जाके जॉब सर्च कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको पता ही नहीं है कि जॉब्स जाके कैसे ढूँढनी है, इसने कोई रिसर्च ही नहीं की, तो अपनी थोड़ी रिसर्च करके और इसी तरह से ही आपने वीज़ा ऑफ़िसर को भी यही बताना है कि यार हाँ, मैंने रिसर्च की हुई है अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट में एक और चीज़ है कि आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए पूरे साल की एंड टू एंड, जहाँ से आप इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल डाल रहे हैं वो हो गया एक पॉइंट, ये लाजमी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास होटल बुकिंग एटलीस्ट 1 महीने की होनी चाहिए। वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डमी बुकिंग करा लें। डमी बुकिंग ऐसी नहीं होती कि वो फेक बुकिंग हो रही है। हुँ, आप वो बुकिंग ओरिजिनल करते हैं, कैंसलेशन के साथ। कैंसलेशन जिसमें अलाउ करते हैं बेसिकली तो ये वो। इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल से होनी चाहिए। फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 1 मार्च मेरी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल है, इसका मतलब है कि मैं 1 मार्च से फ्लाई करना चाह रहा हूँ जर्मनी। तो 1 मार्च से लेकर के 1 साल की मेरे पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये आपको आदमजी, यूनाइटेड इस तरह के हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, वो आपको मिल जाएगी 12-13 हज़ार रुपए में। 1 साल की डेट ऑफ ट्रैवल से लेकर के इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल से लेकर के 1 साल की। और दूसरी चीज़ जो है आपकी होटल बुकिंग एटलीस्ट 1 महीने की। अच्छा, ये होटल बुकिंग आप करवाइएगा जैसे बिलाल भाई ने बताया अभी कि जो कैंसलेशन के साथ हो, कैंसल हो सके, ठीक है? ताकि जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आप ये कैंसल करा कर के कोई सस्ती अकोमोडेशन ढूँढ लें। या अगर आपको होटल मिल ही सस्ता जाता है 1 महीने का तो फिर ठीक है, आप उसको कैंसल ना करवाएँ। लेकिन कैंसलेशन के साथ होगी तो ये है कि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको कहीं और अकोमोडेशन मिल जाती है तो आप यहाँ से कैंसल कर लें। अच्छा बिलाल भाई, एक सवाल ये भी है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार अब 13,000 यूरो उनके पास नहीं हो पा रहे, हुँ। और ऑप्शन है इसमें? बिल्कुल, 6 मंथ्स का भी ये वीज़ा लग जाता है। मतलब जितना आपका ब्लॉक अकाउंट होगा, जो मैंने जहाँ तक लोगों को देखा है उन्होंने 6 महीने या साल का लगवाया, तो मुझे ये नहीं पता 3 महीने या 8 महीने का लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन 6 महीने का तो एटलीस्ट लग जाएगा आपका। जो पहले जेएसपी की एक्सटेंडेड हुँ, वर्ज़न है ये, हुँ। जेएसपी भी 6 मंथ्स का लगता था। तो ब्लॉक अकाउंट अगर आपके पास आधी है, तो तो 6 आप महीने का 6 ब्लॉक महीने अकाउंट जमा करवाएँ और 6 महीने का 6 वीज़ा महीने ले का लें। वीज़ा ले। अच्छा, तो ये चीज़ें 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक तो हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस कर ली कि चांसस गाड़ी क्या रिक्वायरमेंट है। दोनों केसेज़ हमने डिस्कस कर लिए। हमने ये डिस्कस कर लिया क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले टाइम से ही अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लें। अब ये 2 चीज़ें हमारी हो गई हैं, डॉक्यूमेंट जो मेन-मेन हैं, जिनमें टाइम लग सकता है वो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। रिक्वायरमेंट भी हम मीट कर रहे हैं। अब तीसरा स्टेप हम क्या लें? तीसरा स्टेप इसमें ये है कि अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये मोस्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये तो। इम्पॉर्टेंट है और ये चैलेंजिंग भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल जो अब अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तादाद बढ़ती जा रही है जो लोग जर्मनी आना चाह रहे हैं, और जॉब सीकर वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, हर वीज़ा पे अब रश लगा हुआ है, ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अपॉइंटमेंट जो है ये चैलेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए। बिलाल भाई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आपको टिप्स भी बताएँगे कि अपॉइंटमेंट किस तरह से हम ले सकते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट का सिंपल सा गेम है कि एक तो पेशेंस है, हुँ, दूसरा ये है कि कुछ टूल्स एंड टिप्स हैं। हुँ, पेशेंस, सबसे पहले पेशेंस है, क्योंकि लोग क्या करते हैं 2, 3, 4 दिन अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं नहीं हो रहा बुक। हुँ, कम से कम महीना लगाएँ, हुँ, एटलीस्ट उसके बाद फिर बोलें कि हाँ, नहीं हो रहा। अभी हम अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात करते हैं। रात 12 बजे जर्मन टाइम के मुताबिक जो अपॉइंटमेंट खुलता है 1 महीने बाद का। हुँ, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सारी चीज़ें हम खुद फिल नहीं कर सकते क्योंकि उस वक़्त तक अपॉइंटमेंट जा चुका हो, क्योंकि एक ही खुलता है। हुँ, तो इसके लिए आप ये कर लें, एक एक्सटेंशन होती है लाइटनिंग टूल के नाम से, हुँ, वो डाटा आपका सारा फिल कर देती है। उसमें आपको फ़ील्ड्स के नाम देने पड़ते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, डिफरेंट लोगों ने बनाई हुई हैं किस तरीके से करना है, वहाँ से देखें और इंस्पेक्ट में जाके हुँ, फ़ील्ड्स के नाम निकाल के हुँ, लाइटनिंग टूल में ऐड कर लें और उसमें अपने पासपोर्ट नंबर, नाम और हुँ, जो-जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, जो बेसिकली इनपुट देने हैं आपको, हुँ। वो रख लें। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जर्मनी में रह रहा है, तो आप उसको बोल दें, वो क्योंकि यहाँ से सर्वर तेज़ चलेगा तो वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। या तो फिर 3-4 लोग एक ही बंदे का अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें, घर पे अपने भाई-बहन किसी को भी बिठा लें और बोलें कि मेरे साथ बुक करने की कोशिश करो। वो अपने-अपने सिस्टम्स पे करें, किसी एक के तो पास आ ही जाएगा मोस्ट लाइकली, चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो जैसे बिलाल भाई ने बताया कि अब आप अपॉइंटमेंट अगर अपनी बुक कर रहे हैं, तो आप अपने पीसी पे बैठ के करेंगे, हो सकता है कोई 1 सेकंड आगे-पीछे हो जाए अपॉइंटमेंट का। अच्छा, पहले थोड़ा-सा मसला आपको समझा दें कि ये हम डिटेल्स में चले गए।
अपॉइंटमेंट का ऐसा है कि तो रात के एग्जैक्टली जर्मन 12 बजे के करीब ये अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं। पाकिस्तान के आजकल रात के 4 बज रहे होते हैं, सुबह के 4 बज रहे होते हैं, या आगे जाकर जब गर्मी आ जाएंगी तो 3 बज रहे होंगे। तो आपने ये टाइमिंग देख लेनी है। तो एग्जैक्ट 12 बजे जर्मनी डॉट अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं और विद इन अ सेकेंड्स वो बुक हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स को, और अपॉइंटमेंट्स कोई 5-6 खुलती होंगी या शायद कभी 2-3 ही खुलती हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और फ़ौरन से बुक कर लेते हैं। तो इसलिए बिलाल भाई ने ये आपको एक्सटेंशन भी बताई कि आप पहले से ऑलरेडी अपना डेटा उसमें फ़िल करके रखेंगे, सिर्फ़ आपको सिर्फ़ कैप्चा डालना होगा, तो ये थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। तो आपका बेसिकली मुकाबला है दूसरे लोगों से कि कौन जल्दी अपॉइंटमेंट ले लेता है। जिसने जल्दी बुक करा ली, और ये विदिन सेकंड्स लोग बुक करा लेते हैं। तो इसलिए एक सजेशन बिलाल भाई ने ये भी दी कि आपका डेटा 4-5 दोस्त आप बिठाएँ, सारे अप्लाई करें रात में। हो सकता है कि कोई जल्दी क्लिक कर दे और उसको जल्दी मिल जाए, या अगर कोई जर्मनी में ऑलरेडी है तो आप उसको बोलें अपना डेटा देकर के यार वो अपॉइंटमेंट बुक करा दे। जर्मनी से भी आसान नहीं है अपॉइंटमेंट बुक कराना। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि यार जर्मनी में है तो वो तो करा ही देगा, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा फ़ास्ट है, यहाँ से लेटेंसी कम है, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट जो है वो होस्ट ही जर्मनी में हो रही है। तो आप जब जर्मनी से एक्सेस करेंगे वेबसाइट तो थोड़ी-सी लेटेंसी कम आएगी। तो ये एक चीज़ है, तो ये देख सकते हैं। अगर कोई नहीं है जर्मनी में आपको ऑलरेडी, तो ऐसा भी है कि पाकिस्तान, बिलाल ने खुद पाकिस्तान से ही बैठ के अपॉइंटमेंट ली है, तो उसमें दिल बर्दाश्त नहीं होना। सलमान जो है उसने खुद पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट ली है। दूसरा, एजेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? लाखों रुपए लोग दे रहे हैं एजेंट्स को अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए। देखें, एजेंट का गेम ही यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हर बंदा खुद अपनी बुक कराने की कोशिश करे तो एजेंट का चक्कर ही ना आए। लेकिन लोगों में एक तो पेशेंस नहीं है, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट में बोली कि पेशेंस इज़ द की। उसके बगैर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी आने से पहले अगर पेशेंस आ जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों में हाँ, पेशेंस चाहिए। हाँ। तो एजेंट को तो मैं सख्ती से बोलूँगा कि ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता। एजेंट भी इसी तरह अप्लाई करेगा जिस तरह आपने अप्लाई करना है। इस तरह मत सोचिएगा कि जैसे ना पाकिस्तान में होता है कि पैसे दे करके कोई अंदर से उसने कहीं से अपॉइंटमेंट निकलवा के दे दी। एजेंट भी इसी वेबसाइट पे, इसी लिंक पे जाकर के अप्लाई करेगा। बस उन्होंने अपना कारोबार इस तरह से बनाया हुआ है कि वो पूरी टीम को लेके बैठते हैं, हर बंदा अप्लाई कर रहा होता है, ज़्यादा बंदे होते हैं, इस तरह एक्सटेंशंस यूज़ करके वो फिल कर रहे होंगे। तो वो ज़्यादा लोग आपकी अपॉइंटमेंट एक बंदे ही कर रहे होंगे, तो किसी का भी तुक्का लग सकता है, तो वो आपको मिल जाएगी, दैट्स इट। और दूसरा, एजेंट स्कैम्स भी होते हैं, ठीक है? इस्लामाबाद एम्बेसी में तो बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। वो इस तरह से होता है कि एक मेरे पास तो कॉल्स आती हैं लोगों की, तो उन्होंने बताया ऐसे ही भाई मैंने 1.5 लाख रुपए दिया एक एजेंट को, उसने मुझे अपॉइंटमेंट भी दे दी। ठीक है? उसने अपॉइंटमेंट ला दी मुझे, जो कि स्टूडेंट्स को एक अरसा लग रहा है अपॉइंटमेंट्स लेने में, ठीक है? देर से अपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो वो बोल रहे हैं उसने मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही अपॉइंटमेंट ला के दे दी। तो अब हुआ क्या? अब वो अपॉइंटमेंट ला के दे दी, अब वो अपॉइंटमेंट वाले दिन गया, उसको वापस भेज दिया, क्योंकि एजेंट ने विज़िट वीज़ा की अपॉइंटमेंट उसको चिपका दी। उसको बोला कि भाई देखें अपॉइंटमेंट चाहिए थी, मैंने आपको अपॉइंटमेंट दे दी। उसने गलत कैटेगरी में उसको अपॉइंटमेंट दे दी, जो कि विज़िट वीज़ा की अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाती है। तो जब वो अपॉइंटमेंट वाले दिन गया, उन्होंने वापस कर दिया। डिफरेंट कैटेगरी में आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे और उसके पैसे गए। अब वो एजेंट को जो मर्ज़ी बोले, आप किससे पैसे वापस ले सकते हो पाकिस्तान में? जिसने ले लिए सो ले लिए। तो इस तरह के स्कैम्स होते हैं लोगों के। तो आपने एजेंट्स के पास नहीं जाना, खुद से अप्लाई करना है। हर बंदा खुद से अप्लाई करे। महीना लग जाएगा यार, रोज़ रात को बैठ के आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट हमने हासिल कर ली, ठीक है? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? ब्लॉक अकाउंट। हुँ, मैं जैसे सलमान ने भी लास्ट टाइम बोला था कि ब्लॉक अकाउंट पहले से रेडी करके रखें, भले वो हुँ, भेजेंगे बाद में, हुँ, अमाउंट जो है वो रेडी करके रखें। तो चांसन कांटे की बात करें तो पाकिस्तान से चांसन कांटे में जो हमारी ब्लॉक अकाउंट है उसमें यानी बैंक के थ्रू नहीं जाता। जैसे स्टूडेंट का हो जाता है कि वो हुँ, इजीली बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो हुँ, जाता है, ऐसे नहीं होता हुँ, चांसन कांटे के लिए। हुँ, वो सिर्फ एक केस में हो सकता है कि आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट हो। हुँ, वो भी पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं आइडिया कि उसका फीस और उसके टैक्सेस का हुँ, क्या हुँ। सिचुएशन होगी देख वो। लीजिएगा आप, अगर तो कोई पॉसिबिलिटी होती है कि बैंक से आप डायरेक्ट भेज सकें तो सबसे बेहतरीन यही है। ये अपनी पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा। अगर नहीं बैंक आपका भेज रहा डायरेक्टली जॉनसन कांटे के लिए ब्लॉक अकाउंट, तो फिर क्या किया तो जाए? फिर आप एक्सचेंज के थ्रू भिजवा सकते हैं, जैसे हुँ, नेशनल बैंक एक्सचेंज है, यूबीएल एक्सचेंज है, डॉलर ईस्ट है। मैंने डॉलर ईस्ट के थ्रू भिजवाए थे, हुँ, वो थोड़े से ज़्यादा रेट होते हैं, लेकिन ये है कि इजीली पहुंच गए 2 दिन हुँ, बाद। हुँ, लेकिन इसमें एक्सचेंज में एक सिनेरियो ये है कि एक साथ नहीं जाते सारे पैसे। हुँ, 8,000 की लिमिट है, 8,000 जाते हैं, फिर 4,000 या हुँ, जितने भी बनते हुँ, हैं हुँ, 5,000 वो जाएंगे। हुँ, तो इस तरीके से जाएंगे आपके पैसे 2 हिस्सों में। हुँ, तो
इसमें मार्जिन जो ब्लॉक अकाउंट में पैसा भेजेंगे वो अपॉइंटमेंट आने के बाद ही भेजेंगे, पहले नहीं भेजिएगा, पता चला अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा, ब्लॉक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ज़ाया हो रहा है। तो एटलीस्ट आपके पास पैसे होने चाहिए, ब्लॉक जब अपॉइंटमेंट आ जाए उसके 2-3 दिन बाद जो है आप पैसा भिजवा दें, एक्सचेंज का रेट देख के, जब भी अच्छा रेट मिल रहा हो, लेकिन उसको बहुत देर नहीं करिएगा कि ये नहीं कि फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट इंटरव्यू है आपका और अब आप पैसे भिजवा रहे हैं, वहाँ पे होगा डिले आएगा। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की बिलाल भाई ने कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है अपॉइंटमेंट लेने के बाद, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट आपको हमेशा महीने के बाद की मिलती है कराची एम्बेसी से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने आज बैठ के अप्लाई किया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, अपॉइंटमेंट आपको मार्च की मिली, मार्च लेट्स से 15 मार्च की। तो अब आपने 15 मार्च को जब आपने एम्बेसी जाना है वीज़ा ऑफिसर के पास, आपके पास ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए उस तारीख को, ठीक है। तो उस तारीख को ब्लॉक अकाउंट लेटर होने का मतलब ये कम से कम 2 हफ्ते पहले आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें ये ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट खुलता है उसमें आपकी वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद फिर आप बैंक्स के चक्कर काटते हैं, बैंक्स मना करते हैं, नहीं भाई इतनी अमाउंट हम नहीं भेज रहे। फिर आप एक्सचेंज वालों के पास जाओगे, फिर एक्सचेंज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर वो भेजेंगे, 2 दिन उसमें लग गया। फिर यहाँ से ब्लॉक अकाउंट वालों के पास जब पैसे आएंगे, हो सकता है कि पैसे ट्रांसफ़र में बीच में स्टक हो जाएँ कहीं पे, हफ्ता भी लग सकता है। तो फिर ये आपको ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन भेजेंगे, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो कम से कम इस प्रोसेस को आपने 2 हफ्ते देने हैं। जिस दिन आपका वीज़ा की अपॉइंटमेंट है उससे 3-4 दिन पहले आपके पास कंफर्मेशन लेटर तो होना चाहिए। एक बात बिलाल भाई और हमने डिस्कस करनी थी स्पॉन्सर की, कि अगर हम ब्लॉक अकाउंट अगर एक बंदे के पास नहीं है लेकिन उसके पास कोई स्पॉन्सर है जो जर्मनी में उसको स्पॉन्सर कर सके, तो फिर उसको ब्लॉक अकाउंट जमा नहीं करवानी पड़ेगी, 13,000 यूरो से उसकी बचत हो जाएगी। लेकिन स्पॉन्सर कौन हो सकता है और उसका क्या प्रोसेस है? स्पॉन्सर सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ब्लड रिलेशन हो, कोई भी हो सकता है, कोई मेरा भी हो दोस्त भी सकता हो है, सकता है, कोई आपका भी हो दोस्त भी सकता हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये है कि वो पीआर होल्डर होना चाहिए। पीआर, उसके बाद परमानेंट रेज़िडेंसी होनी चाहिए बिल्कुल, जर्मनी की, बिल्कुल एटलीस्ट। या नेशनैलिटी होनी चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम पीआर तो होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद ये है कि वो जो बंदा है जो आपको स्पॉन्सर करने लगा है वो अपने रेलेवेंट ऑफिस में जाएगा और अपने लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स वगैरह जमा कराएगा और जो भी अपने टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो जमा कराएगा और रिक्वेस्ट करेगा लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन की, जो जर्मन में इसका अच्छा सा नाम होता है, वसीफ भाई आपको बता देंगे यहाँ पे लिख के, ऐसे करके आ रहा ऐसे होगा। करके आ जाएगा। तो वो बेसिकली वो 29 यूरोज़ की फ़ीस है। वो रिगार्डलेस आपसे लेंगे फ़ीस, भले वो इश्यू हो या ना हो। वो कुछ टाइम बाद आपको इश्यू कर देंगे इन केस अगर आप एलिजिबल हैं किसी को वो स्पॉन्सर आपको करने अपना के, फैसला सुना फैसला देंगे। सुना देंगे और वो आपको लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन दे देंगे। अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो 29 अगर तो यूरो का है। आपको अलाउ कर देते हैं कि भई हाँ, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वही जो लेटर वो देंगे, वही जो बंदा अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान से, वो एम्बेसी में जमा करवाएगा इंस्टेड ऑफ ब्लॉक अकाउंट, ठीक है? वो लेटर जमा हो जाएगा। और अगर वो मना कर देते हैं यहाँ से, अगर अलाउ ही नहीं करते, तो वो फिर नहीं स्पॉन्सर कर सकता। स्पॉन्सर बेसिकली उसमें ये होता है कि यहाँ से वो देख रहे होते हैं कि क्या ये बंदा इनफ अर्न कर रहा है कि ये एक और बंदे को स्पॉन्सर कर सके। तो ये चीज़ देखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, अगर वो 2000 यूरो फॉर एग्ज़ाम्पल नेट कमा रहा है और वो शादीशुदा भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे जो आउसलैंडर बिहोर्ड है, जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, वो ये बोलेगा कि भाई आपका तो अपना खर्चा बड़ा मुश्किल से पूरा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि एक और बंदे को आप स्पॉन्सर करेंगे। जर्मनी में तो वो अलाउ ही नहीं करेंगे। हाँ, वो बंदा इनफ अर्न कर रहा हो, अगर तो कोई सिंगल बंदा है तो फिर तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं उसके कि वो स्पॉन्सर कर सकता है। अगर फैमिली के साथ भी है तो उसकी फिर सैलरी इनफ होनी चाहिए कि उसमें कोई 800-900 यूरो महीने का एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो उसको इस तरह से कह सकता है कि इन पैसों से मैं उस बंदे को स्पॉन्सर करूँगा। और जो स्पॉन्सर कर रहा है बंदा, उस पे ज़िम्मेदारी भी होती है। तो ऑफ़ कोर्स आप हर किसी को ऐसे नहीं बोल सकते भाई मुझे स्पॉन्सर कर दो, मुझे स्पॉन्सर कर दो, क्योंकि जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, फिर आपकी ज़िम्मेदारी उसने उठानी है। बट स्टिल यू कैन अवेल दिस स्पॉन्सरशिप थिंग, अगर कोई आपका अच्छा जानने वाला जर्मनी में रहता है। कि अब आपके पास ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन लेटर भी आ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी सारे आपके पास रेडी थे ऑलरेडी। अब आपका वीज़ा इंटरव्यू है। अब वीज़ा इंटरव्यू के लिए किस तरह प्रिपेयर हुआ जाए, किस चीज़ का ख़्याल रखा जाए, उस इंटरव्यू में क्या होता है? पहले तो ये बताएँ कि वीज़ा इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो अपनी प्रोफ़ाइल, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ भूल गए हों या कोई चीज़ गलत बता दें, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर पकड़ लेगा, क्योंकि वो आपकी फ़ाइल पहले देखेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट सवाल स्टार्ट हो जाएँगे, वो पहले फ़ाइल देखेगा और फिर आपसे क्वेश्चंस करेगा। तो सबसे पहले तो कहाँ काम कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली पता ही होगा। एग्ज़ैक्ट डेज़िग्नेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन उसकी एग्ज़ैक्ट सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, कोई
और डिजिग्नेशन दी हुई है, नाम कोई चेंज है, मतलब डिजिग्नेशन का सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मिसाल के तौर पे, तो वो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, पता होनी क्योंकि चाहिए। आप जो फॉर्म फिल करते हो, वीज़ा फॉर्म एक होता है, वो आपने पूरा फिल करके लेके जाना है। तो वीज़ा ऑफिसर बेसिकली वो वीज़ा फॉर्म देखता है और उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, ये देखने के लिए कि क्या आपको पता भी है, आप खुद अप्लाई कर रहे हो, किसी बंदे ने आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करा के दे दिए हैं और आपको बोल दिया जाओ इंटरव्यू लो और जर्मनी चले जाओ। तो वो आपको थोड़ा सा चेक करता है कि जो आपने लिखा है, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको क्या वैसा ही है या नहीं है। तो बिल्कुल अच्छा, ऐसे। फिर एक तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने इस तरह प्रिपेयर करने हैं और अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपने डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल नहीं करना, इट कैन बी डिज़ास्टर। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टेपल नहीं करना। दूसरी चीज़, पेपर क्लिप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वीज़ा ऑफिसर ने बोला था कि ना भी करते तो नीड नहीं थी मतलब ऐसे इसकी। ही आपने पेपर एक के हाँ, ऊपर एक रख के और ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग ये जो अभी वेबसाइट पे स्क्रीन पे आ रहा है आपके, इसी सीक्वेंस में आपको ऑर्डरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अब जैसे इसमें जॉब स्ट्रेटेजी नहीं है, जॉब स्ट्रेटेजी वो आप एंड में ले जाएँ, होटल बुकिंग नहीं है वो एंड में जो ले जो जाएँ। एक्स्ट्रा मिसाल के डॉक्यूमेंट्स तौर हैं पे वो जो एंड में। नहीं है चीज़ें वो एंड में ले जा सकते हैं आप आराम और से। बाकी ये जिस तरह पॉइंट्स रिक्वायरमेंट के उन्होंने लिखे हुए हैं ये आपके सामने, इसी तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे ऑर्डर में लेकर जाने हैं, स्टेपल नहीं करना। पिक्चर्स जो हैं वो भी आपने साथ किसी छोटे उसमें लेके चले जाएँ लिफाफे में। उसको भी स्टेपल वगैरह नहीं करना, वो खुद ही वीज़ा ऑफिसर करेगा ये सारी चीज़ें। तो ये और टाइम पे पहुँच जाना है भाई। हाँ। जो अगर आपका टाइम 2 बजे का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कम से कम 1:30 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएँ, आधा घंटा पहले पहुँच जाएँ। टाइम का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अच्छा, टाइम से इम्पोर्टेंट एक चीज़ याद आ हुँ, गई। मेरे बहुत सारे दोस्तों के जिनके भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनमें ये हुआ है कि वो डिले हो गए चीज़ें ना, मतलब फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपका 8:30 बजे इंटरव्यू था और आपकी बारी आ रही है 10 बजे, साढ़े 10 हुँ, बजे। मेरा 8:30 बजे इंटरव्यू था और मैं 7:30 बजे कॉन्सुलेट के बाहर था। जैसे ही मेरे बैच की सेशन में भेजते हैं वो आगे ना, हुँ, जैसे ही सेशन को आगे भेजा, मैं पहला बंदा था कॉन्सुलेट के अंदर पहुँचने वाला, हुँ, वीज़ा सेक्शन में। हुँ, तो मेरा स्ट्रेट अवे इंटरव्यू हो गया और मैं 5 मिनट में, मैं 8:38 पे मैं बाहर था हुँ, कॉन्सुलेट से हुँ, हुँ, इंटरव्यू देके। तो हुँ, मेरा तो ये पूरा 8-10 मिनट का प्रोसेस हुआ था, हुँ, इंटरव्यू को बहुत इतना कोई लंबा नहीं हुआ था। इसमें एक और चीज़ ज़हन में आ रही है कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो A4 साइज़ के पेपर में हुँ, होने चाहिए। हुँ, जैसे ट्रांसक्रिप्ट जो है, बहुत सारे लोग जो है ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट साइज़ पेपर में, क्योंकि हुँ, वो बड़ी होती है, हुँ, तो वो उसमें करवा लेते हैं हुँ, कॉपी जो है हुँ, उसकी, तो वो नहीं होनी चाहिए, वो जो है सारी A4 हुँ, साइज़ पेपर हुँ। में। अच्छा, तो वीज़ा इंटरव्यू के बारे में आप बताएँ, क्या कोई डरना चाहिए स्टूडेंट को कि क्या पूछ लेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेटा इंजीनियर हूँ, तो कहीं वो मुझसे मेरी जॉब के रिलेटेड कोई अंदर कोई टेक्निकल क्वेश्चंस तो नहीं पूछ लेंगे? काफ़ी लोग तो ये भी होते हैं ना कि जैसे स्टडी वीज़ा में जो लोग आ रहे होते हैं, वो माइंड ये बना के जा रहे हैं कि मुझसे कोई कैलकुलस ना पूछ लें अंदर इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू किस तरह का होता है और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अच्छा, इंटरव्यू से? मैंने जो इंटरव्यू दिया है और मेरे जितने जानने वालों ने दिया है वो बहुत बेसिक सा इंटरव्यू हुआ है। वही प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं। इंटरव्यू में मुझसे जो सवाल हुआ था, नाम, बेसिक्स के फुल नेम, हुँ, करंटली हुँ, कहाँ काम कर हुँ, रहे हैं, क्या सैलरी है, हुँ, शादीशुदा है या नहीं है। इसमें ये है कि मिक्स एंड मैच होते हैं हुँ, सवाल आपके, और इसके अलावा कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसपे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, मास्टर्स वाला था जो मैंने हुँ, लास्ट टाइम बताया था, हुँ, वो हुँ। अच्छा हाँ, वो वो दोबारा शायद किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो। अगर आपके पास 2 डिग्रीज़ हैं, बैचलर्स और मास्टर्स, बिलाल भाई के पास भी ऐसी था, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। इनकी बैचलर्स जो थी वो अनाबिन डेटाबेस पे थी, डिग्री और यूनिवर्सिटी, लेकिन मास्टर्स जो था वो अनाबिन डेटाबेस पे, यूनिवर्सिटी तो थी बहरिया, लेकिन डिग्री नहीं थी मास्टर्स की। तो ईदर इनको मास्टर्स ज़ैब से अटेस्ट करवाना पड़ता है पहले, या दूसरा ऑप्शन इन्होंने जो लिया, बैचलर्स की बेस पे इन्होंने अप्लाई कर दिया। मास्टर्स को यूज़ नहीं किया क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर ही थी, इन्होंने बैचलर्स की बेस पे अप्लाई कर दिया। और वो अनाबिन में थी, तो उस बेस पे यहाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ टेक्निकल पार्ट ये है कि आपकी जो जॉब है या जो आके आप यहाँ जॉब करेंगे भी, हुँ, वो भी फिर उसी डिग्री से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि हुँ, मेरी दोनों डिग्रीज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थी, हुँ, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों हुँ, कंप्यूटर साइंस में ही था मेरा, और मैं जॉब भी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम हुँ, कर रहा था, मैं हुँ, टेक्निकल टीम लीड के तौर पे काम कर रहा था। तो इसी वजह से, क्योंकि मेरी डिग्री अलाइन कर रही थी और जॉब अलाइन हुँ, कर रही थी, तो हुँ। मैंने बैचलर्स चूज़ करूँ या मास्टर्स चूज़ करूँ, मेरे लिए मैटर नहीं करता था। एक इसमें छोटी-सी चीज़ मैं बता दूँ, वीज़ा इंटरव्यू बेसिकली कोई जॉब इंटरव्यू नहीं होता है जिसमें आपसे बहुत ही डिटेल में जाके चीज़ें पूछें। वीज़ा इंटरव्यू में आपकी इन्फॉर्मेशन, उसका मकसद समझ लें क्या मकसद है, वो आपकी इंटेंशन देखते हैं कि एक तो ये जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने खुद अप्लाई किया है? क्या आपको अपनी प्रोफ़ाइल पता है?
आप जॉब लेने जो जर्मनी में जा रहे हैं, आपको थोड़ा-सा उसके बारे में पता है या नहीं, आपकी इंटेंशन देखते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ आपने क्या किया है, आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, फैमिली के बारे में थोड़े सवाल होंगे, जर्मनी में कोई आपका जानने वाला है या नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपने ऑनेस्टली आंसर करना है सारे सवालों को, एंड दैट्स इट। कोई टेक्निकल और कोई मुश्किल सवालात उसमें ऐसे नहीं होंगे, कोई कैलकुलस नहीं पूछ लेंगे। हुँ। खैर ये चीज़। अच्छा, अब वीज़ा इंटरव्यू हो गया हमारा, अब अगला स्टेप क्या है? वेट इंतज़ार करना है? अब इंतज़ार करना है। बहुत सारे लोगों में इंतज़ार नहीं होता क्योंकि हमने ये देखा होता है कि 1 हफ़्ते में किसी का आ रहा है, किसी का 2 हफ़्ते में आ रहा है। हुँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 4 टू 5 वीक्स बाद जब भी या तो हुँ, लिखी हुई होगी आपकी हुँ, डेट कि कब हुँ, आना है या तो हुँ। वीज़ा ऑफ़िसर बता देगा या नहीं भी बताया है तो 4 टू 6 वीक्स के बाद एटलीस्ट जो है वो फ़ॉलो-अप ले लें। फ़ॉलो-अप लें, वो भी कॉल करके। कराची कॉन्सुलेट में मंगल और जुमेरात एट द मोमेंट जब हम हुँ, ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से 12 के बीच में। हुँ, नंबर्स वेबसाइट पे मिल हुँ। जाएँगे एज़ 1 ऑलवेज़। 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने बाद अब आपका वीज़ा आ गया, ठीक हुँ। है? बहुत-बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है? आपका वीज़ा लग गया है जर्मनी का। अब इसके बाद क्या करना है भाई? भाई कराची के लिए पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटेक्टर स्टैंप लगवाना। हुँ, आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा, इमिग्रेशन क्रॉस ही नहीं करने दी जाएगी क्योंकि आपसे बोर्डिंग के टाइम पे तो नहीं मांगेंगे हुँ, कि आपके प्रोटेक्टर लगा हुआ है नहीं लगा हुँ, हुआ। बोर्डिंग के बाद जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचेंगे, हुँ, हम मुझसे भी पूछा था हुँ, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्रोटेक्टर्स ऑफिस में हुँ, जो ऑफलोड हुए हैं, इवन हुँ, जर्मनी के भी हुए हुँ, हैं। हुँ, तो क्योंकि आपका जो वीज़ा कैटेगरी है वो वर्क वीज़ा है, हुँ, उसमें आप 20 आवर्स भी अलाउ है और उसमें कैटेगरी डी आई गेस होती है हुँ। जो कि कैटेगरी डी के लिए आपको लाज़मी जो है प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर स्टैम्प स्टैंप कैसे लगवाना है। कैसे ली? कराची में शारा फैसल पे केएफसी जो है उसकी लाइन में इमिग्रेंट ऑफिस है। हुँ, वहाँ पे जाना है। हुँ, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है, हुँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे फोटोकॉपियर जो शॉप है उसके पास चले जाएँ। उसको सारा प्रोसेस पता है, 200-300 रुपए लेते हैं वो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं आपके। आपको बता देंगे इधर जाना है या इधर जाना है हुँ, और वहाँ 9,200 ऑफिशियल फीस है। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लाज़मी होना चाहिए आपके हुँ, पास, वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। हुँ, कर सिंध सिंध वाले कर हुँ, सकते हैं आराम से ऑनलाइन अप्लाई या फिर अपने थाने से जाके हुँ, निकलवा लें, तो वो हुँ, ईज़िली आ जाएगा। पुलिस कैरेक्टर लाज़मी होना चाहिए और वीज़ा होना चाहिए। ये हुँ, 2 चीज़ें होंगी, आपका 9,200 अभी ऑफ़िशियल फ़ीस जो है, हुँ, उसमें काम हो जाएगा। मैंने 9,200 में ही लगवाया था और सिर्फ़ ये है कि 3 से 4 घंटे 1 से लेके 3 घंटे तक लग सकते हैं हुँ। डिपेंडिंग ऑन नेशनल बैंक का लिंक डाउन है या डिपेंडिंग ऑन। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सोचें कि आपने सारा वीज़ा लगवाया, सब कुछ किया, अब आप जहाज़ पे बैठने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं, उन्होंने बोला भई हम नहीं जाने दे रहे, वापस हुँ, जाओ, ऑफलोड कर दें, प्रोटेक्टर स्टैम्प की वजह से सिर्फ़, तो आपने ये लगवा लेना है। अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीज़ें जो मुझे यहाँ याद आ रही हैं, अब आगे आपकी हेल्प होगी, ऑफ़ कोर्स जब जर्मनी में आप आएँगे, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी, फिर आप अपने यहाँ पे रहना-सहना स्टार्ट करेंगे। तो एक तो पाकिस्तान से अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो वो बनवा लीजिएगा पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस। जर्मनी फ्लाई करने से पहले, बेशक 1 दिन पहले का भी हो तो वो चलेगा। उससे ये होगा जब बाद में आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, क्लासेस वगैरह कम लेनी पड़ेंगी। एक ये चीज़, और उसके अलावा आप करंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कभी-कभी ऐसा होता है वो पोलियो सर्टिफ़िकेट की रिक्वायरमेंट आ जाती है क्योंकि कुछ भी हो रहा होता है कभी भी विदिन वीक्स। तो वो आपसे पोलियो सर्टिफ़िकेट पूछ लेते हैं एयरपोर्ट पर। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा-सा ग्रुप्स वगैरह पे देख लेना है कि जो रिसेंटली लोग जा रहे हैं उनसे कुछ पूछा है, नहीं पूछा, या आपने इन्फॉर्मेशन लेकर के आपने चीज़ें अपनी पूरी रखनी है। अच्छा, अब जो आपके वीज़ा की वैलिडिटी है, स्टार्ट और एंड डेट, ऑफ़ कोर्स उसके बीच में ही आप अपनी टिकट करवाएँगे और आप फ्लाई कराएँगे जर्मनी में। अब आप जर्मनी पहुँच गए। अच्छा, जर्मनी आने से पहले भी अकोमोडेशन का भी तो एक मसला है कि अकोमोडेशन किस तरह से ढूँढनी है, इसमें आपने भी काफ़ी मार खाई होगी रिसेंटली। जर्मनी में अकोमोडेशन आसानी से नहीं मिल रही है, रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जो नए लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाए? अच्छा, इसमें तो जो ग्रुप्स बने हुए हैं, सबसे पहले ग्रुप्स जॉइन करें। व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस के डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं या फिर आपके पास फेसबुक के लोकल ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ के। बस बट स्कैम से दूर रहें। हुँ। आपने भी उस पे वीडियो बनाई है स्कैम वाली, वो भी देख लिएगा, उससे वो पता चल जाएगा कि क्या स्टेप्स करने हैं, क्या नहीं करने। लेकिन ये है कि दोस्तों को बोल दें अपने, या हुँ, फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, दोस्त रह रहे हैं, उनको बोल दें कि आपके लिए कोई अकोमोडेशन ढूँढ लें, कोई कनेक्ट करें लोगों से। शेयर्ड रूम ले लें या शेयर्ड स्पेस ले लें। हुँ, स्टार्ट में जो मिल जाए ले लें, हुँ। सही है? उसमें बस ख़्याल ये आपको रखना है कि जो भी आप अकोमोडेशन लें, वो सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जब आते हैं, अभी बिलाल भाई आपको बताएँगे, तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसी पे सारी चीज़ें आगे लिंक्ड होती हैं। तो जो भी अकोमोडेशन लें, आप उस बंदे से पूछें कि क्या भई अनमेल्डुंग बोलते हैं जर्मन में, और सिटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। आपसे पूछेगा भई क्या सिटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो आपने वही रूम लेना है जिसमें सिटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो।
अच्छा, अब बताएँ कि जर्मनी में आप आ गए हैं, अकोमोडेशन आपने ढूँढ ली है किसी तरह से भी। अच्छा, शुरू में आपको महँगी भी मिले, बहुत ज़्यादा महँगी ऑफ़ कोर्स नहीं मिले, लेकिन अगर आपको 500-600 यूरो का भी अगर आपको रूम मिल रहा है, तो आप एक बार लेकर के आ जाएँ, 1-2 महीने बाद आप रूम चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से बैठ कर के सस्ती अकोमोडेशन, एक तो अकोमोडेशन ढूँढना इतना मुश्किल, ऊपर से आप बोलोगे नहीं अब मैं 100 यूरो भी बचाऊँगा, मैं और सस्ती अकोमोडेशन ढूँढ लूँ, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो ये थोड़ा-सा अगर 100-200 यूरो ऊपर आपको शुरू में देने पड़ रहे हो, तो आप दे लें, फिर यहाँ पर आके महीने 2 महीने में आप स्विच कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गए जर्मनी, अकोमोडेशन मिल गई, अगर अकोमोडेशन नहीं मिलती तो फिर वही एयरबीएनबी, ठीक है? या कोई हॉस्टल्स यहाँ पे देख लीजिएगा जहाँ पर भी आप आ रहे हैं, आप कुछ तो करना ही है ना आपको, लोकल कम्युनिटी से अगर आप राब्ते में रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब आप जर्मनी आ गए, अब बताइए? इसमें सिटी रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ है हुँ, कि कोशिश करें कि जिससे भी घर ले रहे हैं, हुँ, उससे ये तो पूछ लिया हमने कि सिटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या नहीं, उससे ये भी पूछ लें कि भाई अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है और अगर है तो कितना टाइम लग रहा है, जहाँ पे आप रॉट हाउस में जाके सिटी रजिस्ट्रेशन हुँ, करवाएंगे अपनी, या फिर वॉक इन है। अगर वॉक इन है फिर तो वही बहुत ही अच्छी बात है कि आपका हुँ, अगले दिन काम हो जाएगा, हुँ, आपको लैंडलॉर्ड एक हुँ, डॉक्यूमेंट देगा, आपने जाके बस वहाँ पे पासपोर्ट के साथ प्रेजेंट होना है हुँ, और वो आपकी हाथ हुँ, के हाथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 1 से 2 हफ्ते में आपको टैक्स आईडी आ जाएगी। हुँ, तो ये तो बड़ा बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। लेकिन जैसे फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगता है हुँ, क्योंकि हुँ। रॉट हाउस पे और बेहोडे पे थोड़ा-सा ये देखें, लोड ये होता है। फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है जो रिसेंटली लोग आए हैं ना, उनसे एक्सपीरियंस लेने का, क्योंकि ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं बताता आपको तो मेरे माइंड से निकल जाती। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि ऐसा होता है कि जब आप जर्मनी में आते हैं ना, यहाँ पर आपको लोकल जो आपकी अथॉरिटी होती है, बुरग्राम कहा जाता है उसको, सिटीज़न्स ऑफिस, जिस भी आप सिटी में होते हो। तो वहाँ पर आपको जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि मैं नया बंदा आया हूँ जर्मनी में, इस घर में मैं रह रहा हूँ, मुझे आप अपने पास रजिस्टर कर लें। ये सिटी रजिस्ट्रेशन इतनी ज़रूरी है कि ये रजिस्ट्रेशन आपके पास होगी, आपके पास लेटर एक आएगा रजिस्ट्रेशन का कि आप रजिस्टर्ड हो इस घर में, इस सिटी में, तो उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट भी खुलेगा, उसके बाद ही आपकी टैक्स आईडी भी आएगी, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी आएगा, और ये सारी चीज़ें चाहिए आगे जॉब के लिए, और अकाउंट भी अनब्लॉक करने के लिए भी, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, तो सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सिटीज़ में, कुछ जगहों में ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह का अपना-अपना ये है सिटीज़न्स ऑफिस, कुछ में ऐसा होता है कि आप कभी भी चले जाएँ, वॉक इन है, कि आप डायरेक्ट जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट चाहिए होता है और इस तरह की 1-2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपको बता देंगे। आप डायरेक्ट ले जाएँ और वो आपको रजिस्टर कर देते हैं हाथ के हाथ। कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ सिटीज़ जैसे जिस जगह मैं रहता हूँ, यहाँ पर ऐसा है कि 1-1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है? तो आपको अगर पता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो, वेबसाइट चेक कर सकते हो आप। जिस भी एरिया में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, आप गूगल पे लिखें सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फ्रैंकफर्ट, ठीक है? बुरग्राम फ्रैंकफर्ट, तो आपको वो मिल जाएँगे। तो आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट्स देखें कि कब की मिल रही हैं, ठीक है? अगर तो 2-3 दिन बाद की मिल रही है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर आकर के अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पर 1-1 महीने, डेढ़-डेढ़ महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स आपको दिख रही हैं, तो आप पाकिस्तान से बैठकर ही वो अपॉइंटमेंट भी ले लें। आपको हिसाब पूरा पता होगा कि भाई इस दिन मैं पहुँच जाऊँगा जर्मनी, ठीक है? 1-2 दिन सेटल होने में लगेंगे, और उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट ले लें कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँ और अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आगे आपका काम आसान हो। सिटी रजिस्ट्रेशन की हमने बात कर दी। पहला काम आपने करना है जर्मनी में आने के बाद, सिटी रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट खुलवाना। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक कराने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट लाज़मी होना चाहिए, चाहे वो जर्मन बैंक हुँ, अकाउंट हो, चाहे वो वाइज़ हो या रेवोलूट हो। हुँ, पहला ऑप्शन तो है जर्मन बैंक, कोई भी जर्मन जर्मन बैंक। बैंक जैसे कॉमर्स बैंक हो गया, स्पारकासे हो गया, N26 हो गया, हुँ, कोई भी अदर बैंक, वो आपसे ऑब्वियसली सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट माँगेंगे। वो उसके बाद ही हुँ, आपका अकाउंट खुलेगा, या टैक्स आईडी ऑब्वियसली हुँ, वो सिटी रजिस्ट्रेशन हुँ, के बाद ही आएगा। हुँ, दूसरा ऑप्शन है वाइज़ या रेवोलूट में। हुँ, तो मैंने पर्सनली रेवोलूट में खुलवाया था क्योंकि वो वेरिफ़िकेशन कंपैरेटिवली ईज़ी है कि हुँ, आप हुँ, जो लाइव एजेंट से बात करते हैं, जो इंग्लिश और जर्मन दोनों हुँ, बोलते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश आती है, हुँ, ऑब्वियसली आती होगी, और जर्मन आती है तो हुँ, परफेक्ट है। हुँ, तो आप वो कुछ भी नहीं करते, वो आपसे पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वो हुँ, पासपोर्ट देखेंगे, आपसे पूछेंगे, नाम-वाम पूछेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। हुँ, 10 से 15 मिनट में हुँ, आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाती है और आपका अकाउंट खुल जाता है। हुँ। कुछ भी नहीं करना, वो आईबीएन आपने, जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, वो आईबीएन आप इश्यू कर देंगे, वो आईबीएन आपने किसी भी, जिससे भी ब्लॉक आपने अकाउंट ब्लॉक प्रोवाइडर अकाउंट जो है प्रोवाइडर है उसमें आपने उसमें प्रोवाइड कर दिया और उसमें पैसे आपके आना शुरू हो पैसे गए। आना शुरू हो गए। आपने रिवोल्यूट में ही ओपन रेवोलूट में करवाया और करवाया, आपका ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा तो ही है। रिवोल्यूट ऑनलाइन बैंक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी और जर्मन बैंक यूज़ कर लें। अगर आप रिवोल्यूट यूज़ करते हैं तो बिलाल भाई का जो रेफरल लिंक है वो मैं वीडियो में डाल दूँगा। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ, तो इनको फ़ायदा हो, वो आपको भी फ़ायदा होगा और इनको भी फ़ायदा होगा, तो वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, तो उसको यूज़ करते हुए आप अपना रिवोल्यूट खुलवा सकते हैं। अब ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक होने लग गया।
अब इसके बाद जॉब्स वगैरह ढूँढनी है, उसमें आप कुछ हेल्प करेंगे? कैसे ढूँढें, किस तरह ढूँढें? हेल्थ इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्थ इंश्योरेंस माँगती हैं। बहुत सी कंपनीज़ इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। हुँ, जो पाकिस्तान से लेके आते हैं यूजुअली हम वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, यहाँ पे आके आपको जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है। पब्लिक ले लें कोई हुँ, भी, बेमर है, टीके है या फिर प्राइवेट में मविस्ता है या हुँ। डॉक्टर वोल्टर वगैरह है। में ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की। अब इससे आगे क्या होता है कि आपने जॉब ढूँढनी है। 2, 3, 4 महीने की तो तसल्ली रख के आएँ, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है जॉब ढूँढने में और अपनी जो है रिसर्च वो पहले से करके आएँ कि भई ये जॉब मैं ढूँढने जा रहा हूँ जर्मनी में, इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अपने सारी रिसर्च करके इस वीज़ा पर आना है। ऐसे ही सिर्फ़ जर्मनी आने के लिए इस वीज़ा पे नहीं आ जाना, यहाँ पर आके हो सकता है फिर आपको मसला हो, जॉब्स नहीं मिलेंगी तो थोड़ा-सा आप ये है कि परेशान भी हो जाएँगे, स्ट्रेस में भी आ जाएँगे। थोड़ी-सी अपनी ना जॉब के हवाले से रिसर्च करके आनी है, तो आपको एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग आए अंदर से कि यार जॉब मिल जाएगी जर्मनी में, मेरे फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं या जो काम मैंने किया हुआ है, उस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप इस वीज़ा पे आइएगा। ख़ैर कुछ महीने लगेंगे आपको जॉब ढूँढने में, जैसे ही आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब अगला स्टेप क्या होता है, आपने यहाँ पे आउसलैंडर बिहोर्डे बोलते हैं, जो भी फ़ॉरेन ऑफ़िस है यहाँ पर। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें, सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वो सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जा कर के आउसलैंडर बिहोर्डे में अप्लाई करना है अपने हाउस-वाइज़ के लिए, रेज़िडेंस परमिट के लिए। तो रेज़िडेंस परमिट फिर आपको मिल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मल वर्क वीज़ा मिलेगा या ब्लू कार्ड मिलेगा। ब्लू कार्ड जो है इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी अलग है, वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी अलग है, दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है लेकिन ये वीडियो अभी इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन दोनों पर आपको ये है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। आपको एक रेज़िडेंस परमिट मिलेगा, वो रेज़िडेंस परमिट आपके पास जब आ जाएगा, जर्मन कार्ड एक आपके पास हो जाएगा, ऑफ़ेनथाल बोलते हैं, ausweis बोलते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद अब आपका यहाँ पे जर्मनी का सफ़र जो है उस हिसाब से शुरू हो जाएगा, फिर आप पीआर की रेस में लग जाएँगे, फिर आप अपने महीने गिनेंगे कितने महीने रह गए पीआर मिलने में। तो मैं थोड़ा-सा ये भी आगे बताता जाऊँ कि फिर जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी फुल टाइम, उसके बाद अगर आप ब्लू कार्ड पे हैं तो 21 महीने आपको वेट करना है जर्मनी में, उसके साथ जर्मन लैंग्वेज करनी है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिएगा, तो 21 महीने बाद आपको पीआर मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल वर्क वीज़ा पे हैं तो 33 मंथ्स 33 महीनों बाद आपको पीआर मिल जाएगी। अच्छा, जाते-जाते कोई एक मशवरा या कोई एक टिप देना चाहेंगे लोगों को कि यार ये तो कर लेना? अच्छा, सिर्फ़ ये है कि रिगार्डलेस ऑफ़ द फ़ील्ड आप आईटी के हों या नॉन आईटी के हों, क्योंकि एक बहस हुँ, यूजुअली जो मैंने देखी है कि आईटी वालों को जर्मन लैंग्वेज की नीड नहीं होती। हुँ, जर्मन लैंग्वेज की नीड है यहाँ पे। आपको डे टू डे कम्युनिकेशन से लेके इंटरव्यू या हुँ, जॉब कॉल तक भी हुँ, जर्मन लैंग्वेज की नीड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है, स्पेशली इस्लामाबाद एम्बेसी वाले जिनको अपॉइंटमेंट्स अभी नहीं मिल रहे या बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, जिन्होंने लेट अप्लाई किया था अक्टूबर-नवंबर में, उनको अभी टाइम लगेगा, तो आप जर्मन पे काम करें, अपनी जर्मन लैंग्वेज पे। तो इससे ये होगा कि आपके जॉब चांसेस बढ़ जाएँगे, आपका हुँ, पूल बढ़ जाएगा अप्लाई करने के लिए, हुँ, और यहाँ पे भी आप इज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंग्लिश पे सारे काम हो जाएँगे, हुँ, और ऐसा भी नहीं है कि जर्मन नहीं आएगी तो कोई काम नहीं होगा। हुँ। दोनों चीज़ें साथ साइड बाय साइड चलेंगी। हाँ, लेकिन बेहतर है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें। देखिए, अगर बिल्कुल। आप जर्मनी का माइंड बना रहे हैं और आपने जर्मनी में रहना है, तो जर्मन लैंग्वेज से आपकी जान तो छूटेगी ही नहीं। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और वो सारी डिग्री भी इंग्लिश में कर लेते हैं, फिर जॉब भी इंग्लिश में पकड़ लेते हैं, वो जर्मन नहीं सीखते, लेकिन ये चीज़ वो उनको तंग करती रहती है हमेशा कि यार जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी, वो कहीं पे जा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे जर्मन लैंग्वेज में। तो ये तंग आप होते रहेंगे, तो जितने जल्दी सीख लेंगे जर्मन लैंग्वेज, उतनी ही आपके लिए आसानी है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो बिलाल भाई ने हमें बताया। तो दैट वाज़ इट, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की, सारे स्टेप्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप कि आपको थोड़ी-सी हेल्प मिली होगी। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई का, बिलाल भाई ने टाइम दिया, कम से कम इस वीडियो को बनाने में भी हमें 3 घंटे लग गए। तो अपनी ज़िंदगी से 3 घंटे निकाल कर के देना, और इससे बिलाल भाई को कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो मेरी अपलोड होगी मेरे चैनल पे और व्यूज़ मुझे मिलेंगे। तो बिलाल भाई का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप ये सारे स्टेप्स फ़ॉलो करें और आप इस तरह से जर्मनी में आ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक।